नमस्कार दोस्तों। आज हम एफएसओ की तैयारी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट 6 जिसमें खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता एवं मानक की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह यूनिट एफएसओ परीक्षा का आधार स्तंभ है, क्योंकि इस हिस्से से सीधे सीधे वही सवाल पूछे जाते हैं जो आपके वास्तविक कार्य क्षेत्र यानी कि फील्ड वर्क में उपयोग होने वाले हैं। खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी का मतलब है ऐसा भोजन उपलब्ध कराना जो न केवल पोषण दे बल्कि किसी भी प्रकार के प्रदूषण, संक्रमण या मिलावट से मुक्त हो। गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि क्वालिटी कंट्रोल का अर्थ है हर स्तर पर भोजन की गुणवत्ता को जांचना, बनाए रखना और आवश्यक मानकों के अनुरूप रखना। स्वच्छता यानी कि सैनिटेशन एंड हाइजीन भोजन उद्योग की रीढ़ है, क्योंकि अगर उत्पादन, भंडारण या बिक्री में स्वच्छता नहीं है तो सुरक्षा और गुणवत्ता दोनों पर सवाल उठते हैं। और सबसे जरूरी हिस्सा है मानक यानी कि स्टैंडर्ड्स, जैसे फसाई, बीआईएस, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आदि, जो यह तय करते हैं कि भोजन किस नियम और स्तर के अनुसार उपभोक्ता तक पहुंचेगा। इस यूनिट में हम विस्तार से पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा, परिभाषा, भूमिका, महत्व, मानक और प्रभावित करने वाले कारक, खतरे और जोखिम जिसमें खतरों के प्रकार रहेंगे, भौतिक, रासायनिक, जैविक खतरे, खतरों का प्रबंधन, खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं साफ सफाई परिचय, संदूषण के स्रोत, उनका नियंत्रण, अपशिष्ट निपटान, कीट और कृंतक नियंत्रण, कार्मिक स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन की बुनियादी अवधारणाएं, पीआरपी, जीएचपी, जीएमपी, एसएसओपी, एचएसीसीपी, आईएसओ सीरीज, टीक्यूएम, ठीक है, एफएफएमएस 22000, आईएसओ 22000, 2005 और वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। याद रखिए, एफएसओ केवल एक नौकरी नहीं है बल्कि समाज की सेहत की रक्षा का प्रण है। अगर मिलावटखोर अंधकार है तो आप एफएसओ उस अंधकार को मिटाने वाली रोशनी है। सच्चा फूड सेफ्टी ऑफिसर वही है जो सिर्फ कानून से नहीं बल्कि अपनी निष्ठा और ईमानदारी से भी जनता का विश्वास जीतता है। तो आइए पूरे जोश और जुनून के साथ इस यूनिट 6 की यात्रा शुरू करते हैं। खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण एवं स्वच्छता एवं मानक, जिसमें पहला टॉपिक है खाद्य सुरक्षा की परिभाषा, भूमिका, महत्व, मानक और प्रभावित करने वाले कारक। डब्ल्यूएचओ और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 29 के अनुसार खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य है इसके नियत उपयोग के अनुसार। असुरक्षित खाद्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 2 झेड झेड के अनुसार असुरक्षित खाद्य एक खाद्य पदार्थ है जिसका स्वभाव, पदार्थ या गुणवत्ता इस हद तक प्रभावित हो गई है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इस परिभाषा में 12 प्राकृतिक या जानबूझकर कारण दिए गए हैं जिनसे खाद्य असुरक्षित हो सकता है। खाद्य सुरक्षा को पूर्ण और सापेक्ष दोनों ही संदर्भों में परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ण खाद्य पदार्थ यह आश्वासन है कि किसी पदार्थ के उपयोग से कोई क्षति या चोट संभव नहीं है। सापेक्ष खाद्य सुरक्षा यह आश्वासन है कि किसी खाद्य या सामग्री के उपयोग से यदि इसे सामान्य मात्रा में उपयोग किया जाए तो कोई क्षति या चोट नहीं होगी। खाद्य सुरक्षा की समझ को दो अन्य बुनियादी अवधारणाओं, खतरा और जहरीलापन द्वारा बेहतर किया जाता है। खतरा उस पदार्थ के उपयोग से संभावित हानि या चोट का सापेक्ष संभावना है जब उसे प्रस्तावित तरीके और मात्रा में उपयोग किया जाता है। जहरीलापन यह किसी पदार्थ की क्षमता है जो किसी भी परिस्थिति में हानि या चोट उत्पन्न करने के लिए होती है। याद रखें, यह मूल्यांकन करना कि कोई खाद्य पदार्थ या सामग्री सुरक्षित है या नहीं इसके अंतर्निहित जहरीलापन पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर आधारित होना चाहिए कि क्या कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है या नहीं। खाद्य गुणवत्ता उन गुणों को संदर्भित करती है जो उपभोक्ता के लिए उत्पाद की मूल्य को प्रभावित करती है। इसमें नकारात्मक गुण जैसे खराबी, संदूषण, मिलावट, खाद्य सुरक्षा खतरे और सकारात्मक गुण जैसे उत्पत्ति, रंग, स्वाद, बनावट आदि शामिल है। खाद्य स्वच्छता उन सभी परिस्थितियों और उपायों को संदर्भित करती है जो खाद्य श्रृंखला के सभी चरणों में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है। सुरक्षित खाद्य के सिद्धांत डब्ल्यूएचओ के 5 कीज
और गोल्डन रूल्स फॉर सेफ फूड प्रिपरेशंस। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO 2006 के अनुसार सुरक्षित खाद्य उत्पादन के लिए 5 प्रमुख सिद्धांत है। नंबर 1, स्वच्छता बनाए रखें, हाथों, बर्तनों और सतहों को बार बार धोएं, कीटों और गंदे सतहों से क्रॉस संदूषण से बचें। सेकंड, कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों को अलग रखें, अर्थात कच्चे एवं खाद्य पदार्थों को अलग अलग स्टोर करें। कच्चे मांस और सब्जियों के लिए अलग अलग काटने और बोई और बर्तन का उपयोग करें। खाद्य को पूरी तरह से पकाएं, सुनिश्चित करें कि भोजन उचित आंतरिक तापमान जैसे अधिकांश मांस के लिए 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे। आंशिक रूप से पकाए गए भोजन से बचें जो रोगजनकों को पनपने दे सकता है। फोर्थ होता है खाद्य सुरक्षा को या खाद्य को सुरक्षित तापमान पर रखें। नाशवान खाद्य पदार्थों को 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे और गर्म खाद्य पदार्थों को 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पर स्टोर करें। पके हुए खाद्य पदार्थों को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक ना छोड़ें। पांचवा होता है सुरक्षित जल और कच्चे माल का उपयोग करें, तो सुनिश्चित करें कि पानी को फिल्टर और उबाल कर उपयोग करें। सामग्री को विश्वसनीय और स्वच्छ आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करें। असुरक्षित खाद्य के कारण देखते हैं, जिसमें मिलावट आता है, हानिकारक पदार्थों का मिश्रण, संदूषण यानी कि जैविक, रासायनिक और भौतिक खतरे का अस्तित्व होता है। गलत लेबलिंग यानी कि झूठा लेबल या भ्रामक दावे होते हैं। अपर्याप्त प्रसंस्करण यानी कि असुरक्षित हैंडलिंग, पैकेजिंग या संरक्षण होता है। समाप्त या बासी खाद्य, सुरक्षित सीमा से अधिक उपभोग, विषाक्त अवशेष, कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स और भारी धातुएं होती हैं। गलत भंडारण जिसमें गर्मी, नमी, रसायनों के संपर्क में आना, खराबी यानी कि सूक्ष्म जीव या रासायनिक अपचय के कारण होता है। स्वच्छता की कमी, खाद्य तैयारी के दौरान खराब सफाई, कृत्रिम रूप से संवर्धित खाद्य, अनुमोदित खाद्य यानी कि एडिटिव्स का उपयोग, रोगजनक सूक्ष्म जीव जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, परजीवों की उपस्थिति, छेड़छाड़ या तोड़फोड़, जानबूझकर संदूषण। खाद्य सुरक्षा का दायरा, स्कोप ऑफ फूड सेफ्टी। खाद्य सुरक्षा सभी उपायों और प्रथाओं को सम्मिलित करती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए सुरक्षित हो, संदूषित से मुक्त हो, स्वच्छ परिस्थितियों में उत्पादित हो। यह एक बहुविषयक क्षेत्र है जिसमें विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं, जैसे सरकारें, खाद्य उत्पाद प्रसंस्करणकर्ता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता। खाद्य सुरक्षा का दायरा बहुत व्यापक है कि यह पूरे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, खेत से लेकर तालू तक को कवर करता है। नीचे खाद्य सुरक्षा के दायरे का विस्तृत विवरण दिया गया है। खाद्य उत्पादन जिसमें कृषि प्रथाएं होती हैं, कीटनाशकों, उर्वरकों और पशु चिकित्सा दवाओं के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना, संकुलन को कम करने के लिए अच्छे कृषि अभ्यास को बढ़ावा देना, पशुपालन, जानवरों की स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित करना ताकि जीवाणुजन्य रोगों से बचा जा सके, एंटीबायोटिक्स और विकास हार्मोन के उपयोग को नियंत्रित करना, खाद्य प्रसंस्करण, अच्छी निर्माण प्रथाएं यानी कि GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं में स्वच्छता और सफाई बनाए रखना, प्रसंस्करण के दौरान क्रॉस संदूषण को रोकना, खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु यानी कि HACCP। HACCP इसका फुल फॉर्म पूछे तो हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, HACCP हिंदी में पूछे तो खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, इंग्लिश में पूछे तो हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खतरों की पहचान और नियंत्रण, खाद्य एडिटिव्स और संरक्षक के उपयोग को नियंत्रित करना ताकि यह सुरक्षित और स्वीकृत सीमाओं के भीतर हो, खाद्य भंडारण और परिवहन जिसमें तापमान नियंत्रण, खराबी और बैक्टीरिया वृद्धि को रोकने के लिए उचित तापमान बनाए रखना, पैकेजिंग, संदूषण से बचने के लिए खाद्य ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करना, पहचान, यह सुनिश्चित करना कि खाद्य उत्पादों को संदूषण के मामले में उनके स्रोत तक पहुंचा जा सके, खाद्य खुदरा और वितरण, स्वच्छता और सफाई, यह सुनिश्चित करना कि खुदरा आउटलेटेड और वितरण केंद्र उच्च स्वच्छता मानकों को बनाए रखें, लेबलिंग, सामग्री, पोषण सामग्री और एलर्जेंस पर सटीक जानकारी प्रदान करना, सेल्फ लाइफ, यह सुनिश्चित करना कि खाद्य उत्पाद सुरक्षित उपभोग अवधि के भीतर बेचे जाएं। ठीक है, खाद्य उपभोग की बात करें तो उपभोक्ता शिक्षा जिसमें उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा प्रथाओं, भंडारण और तैयारी के बारे में शिक्षित करना, खाद्य जनित रोग निगरानी जिसमें प्रकोप की निगरानी और प्रतिक्रिया, नियामक ढांचा, खाद्य सुरक्षा मानक जिसमें सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए मानकों की स्थापना और प्रवर्तन,
निरीक्षण और ऑडिट, जिसमें खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण सुविधाओं को नियमित निरीक्षण करना। प्रमाणन और मान्यता, उन खाद्य उत्पादों और सुविधाओं का प्रमाणन करना जो सुरक्षा मानकों को पूरा करते हो। अनुसंधान और विकास, खाद्य सुरक्षा अनुसंधान, ठीक है, नए खतरों की पहचान करने और उनके निवारण उपायों के विकास के लिए अनुसंधान करना। नवाचार, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं का विकास करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात और आयात नियम, जिसमें यह सुनिश्चित करना कि खाद्य उत्पाद आयातक देशों के सुरक्षा मानकों को पूरा करते हो। कोडेक्स एलिमेंटेरियस, जिसमें कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना। जन स्वास्थ्य, जिसमें रोग निवारण, खाद्य सुरक्षा प्रथाओं के माध्यम से खाद्य जनित रोगों को रोकना। पोषण सुरक्षा, सुनिश्चित करना कि खाद्य उत्पाद सुनिश्चित और पर्याप्त पोषण प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, सतत प्रथाएं, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रण करने वाले सतत खाद्य उत्पादन प्रथाओं को बढ़ावा देना। कचरा प्रबंधन, जिसमें संदूषण और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचने के लिए खाद्य अपशिष्ट का प्रबंधन करना। अगला टॉपिक देखते हैं, खाद्य सुरक्षा का महत्व। ठीक है, खाद्य सुरक्षा जन स्वास्थ्य और कल्याण की एक महत्वपूर्ण पहलू है जो यह सुनिश्चित करता है कि जो खाद्य हम उपभोग करते हैं यानी कि सेवन करते हैं वह संदूषित से मुक्त और सेवन के लिए सुरक्षित हो। यह खाद्य जनित बीमारियों को रोकने, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीचे खाद्य सुरक्षा के महत्व के प्रमुख कारण दिए गए हैं। जन स्वास्थ्य की रक्षा यानी कि खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम। खाद्य सुरक्षा उपायों से सोलमोनेला, ई कोलाई और लिस्टीरिया जैसे रोग जनकों द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियों का खतरा कम होता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार असुरक्षित खाद्य के कारण हर साल 600 मिलियन खाद्य जनित बीमारियां और 4,20,000 मौतें होती हैं। क्रोनिक स्वास्थ्य और जोखिमों की कमी, कीटनाशकों, भारी धातुओं और मायोटॉक्सिन जैसे रासायनिक प्रदूषकों के कारण दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोकता है। आर्थिक लाभ की बात करें तो स्वास्थ्य देखभाल लागत में कमी, खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम से स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर बोझ कम होता है। उत्पादकता में वृद्धि, स्वस्थ व्यक्तियां या अधिक उत्पादक होती हैं जिससे आर्थिक विकास में योगदान होता है। बाजार पहुंच और व्यापार, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है और वैश्विक बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाता है। उपभोक्ता विश्वास, खाद्य उत्पादों में विश्वास यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता पर विश्वास हो। ब्रांड प्रतिष्ठा यानी कि खाद्य व्यवसायों और ब्रांडों की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। खाद्य सुरक्षा, जिसमें खाद्य हानि और अपशिष्टों में कमी। उचित खाद्य सुरक्षा प्रथाएं खराबी और अपशिष्टों को कम करती हैं। यह सुनिश्चित करती है कि अधिक खाद्य उपभोक्ता तक पहुंचे। सतत खाद्य प्रणालियां, जिसमें उपभोक्ता यानी कि उपभोग प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव, जिसमें संवेदनशील जनसंख्या की सुरक्षा, यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग जैसे संवेदनशील समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सांस्कृतिक प्रथाएं पारंपरिक और सांस्कृतिक खाद्य प्रथाओं की सुरक्षा में मदद करता है। नियामक अनुपालन, कानूनी अवधारणाएं या कानूनी आवश्यकताएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। जुर्माने से बचाव, अनुपालन न करने के कारण कानूनी दायित्वों, जुर्माने और व्यापार बंद होने से बचाता है। वैश्विक व्यापार और विकास, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक, कोडेक्स एलिमेंटेरियस जैसे मानकों का पालन वैश्विक व्यापार को सुगम बनाता है। आर्थिक विकास, जिसमें खाद्य उद्योग को मजबूत करता है, रोजगार सृजन करता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। खाद्य सुरक्षा मानक यानी कि फूड स्टैंडर्ड, खाद्य सुरक्षा मानक उन उपायों और प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि खाद्य उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित है, संदूषित से मुक्त है और स्वच्छ परिस्थितियों में उत्पादित किया गया है। ये मानक जन स्वास्थ्य की रक्षा, खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। नीचे खाद्य सुरक्षा मानकों और उनके महत्व का एक सारांश दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक, जिसमें पहला आता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस। ठीक है, क्या होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस? जिसमें खाद्य और कृषि संगठन FAO, ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्थापित खाद्य सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानक, दिशा निर्देश और प्रैक्टिस कोड प्रदान करता है। खाद्य स्वच्छता, लेबलिंग, योज्य पदार्थों, संदूषकों जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। ISO 22000, ये क्या होता है? तो खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों FSMS के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है।
खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित खेत से प्लेट तक। HACCP सिद्धांतों को पूर्व प्रेक्षित कार्यक्रमों के साथ जोड़ता है। आपको पहले भी बताया, इसका फुल फॉर्म कमेंट कीजिए। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बार फिर से उसका फुल फॉर्म देख लीजिए, HACCP, जिसमें हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम FSMA। ठीक है, खाद्य संदूषण को रोकने पर केंद्रित, न कि केवल प्रतिक्रिया देने पर। निवारक नियंत्रण, उत्पाद सुरक्षा और विदेशी आपूर्तिकर्ता सत्यापन के लिए नियमों को शामिल करता है। HACCP मांस, पोल्ट्री और समुद्री उद्योग के लिए अनिवार्य है। खाद्य उत्पादन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खतरों की पहचान और नियंत्रण करता है। यूरोपीय संघ सामान्य खाद्य कानून विनियमन EC संख्या 178/2002। ठीक है, EU में खाद्य सुरक्षा के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएं स्थापित करता है। ट्रेसेबिलिटी, लेबलिंग और जोखिम मूल्यांकन शामिल है। यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण EFSA खाद्य सुरक्षा जोखिमों पर वैज्ञानिक सलाह और संवाद प्रदान करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानकों को 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नियंत्रित किया करता है। खाद्य स्वच्छता, लेबलिंग, योज्य पदार्थों और संदूषकों को कवर करता है। खाद्य सुरक्षा और मानकों के मुख्य घटक, जिसमें स्वच्छता और सैनिटाइजेशन, जिसमें खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण और हैंडलिंग के दौरान स्वच्छ और हाइजेनिक परिस्थितियां सुनिश्चित करता है। उदाहरण, अच्छी निर्माण प्रथाएं यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। HACCP खतरों का विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, जिसमें खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जैविक, रासायनिक और भौतिक खतरों की पहचान और नियंत्रण करने के एक व्यवस्थित तरीका होता है। लेबलिंग और ट्रेसेबिलिटी यानी कि सामग्री, एलर्जी और पोषण संबंधी जानकारी पर सही लेबलिंग की आवश्यकता संदूषण के स्रोत की पहचान करने के लिए खाद्य उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करता है। अधिकतम अवशेष सीमा, खाद्य में कीटनाशक अवशेषों, पशु चिकित्सा दवाओं और संदूषकों के लिए सीमाएं निर्धारित करता है। सूक्ष्म जैविक मानदंड, जिसमें खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के स्वीकार्य स्तर को परिभाषित करता है। खाद्य योज्य पदार्थ और संदूषक, जिसमें योज्य पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करता है और भारी धातुओं और मायोटॉक्सिन जैसे संदूषकों के लिए सीमाएं निर्धारित करता है। खाद्य सुरक्षा मानकों के लाभ, जिसमें जन स्वास्थ्य की सुरक्षा, खाद्य जनित बीमारियों और प्रकोपों को जोखिमों को कम करता है। उपभोक्ता विश्वास, जिसमें खाद्य उत्पादों और ब्रांडों में विश्वास का निर्माण करता है। बाजार पहुंच, वैश्विक मानकों के अनुपालन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है। आर्थिक स्थिरता की बात करें तो रिटर्न कानूनी दायित्वों और प्रतिष्ठान के नुकसान से बचाव करता है। सततता यानी कि खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण में सतत प्रथाओं को बढ़ावा देता है। खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने में चुनौतियां, तो अनुपालन की लागत यानी कि छोटे उत्पादक और मानकों को पूरा करने की लागत से संघर्ष कर सकते हैं। जागरूकता की कमी, संरचनात्मक अंतराल, नियामक जटिलता। अब हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के कदम, जिसमें प्रशिक्षण और शिक्षा होती है, जिसमें खाद्य हैंडलर्स, उत्पादकों और प्रसंस्कर्ताओं को खाद्य सुरक्षा प्रथाओं पर शिक्षा देना, नियमित ऑडिट और नियंत्रण या निरीक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना यानी कि ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन जैसे उपकरणों का उपयोग करना और वास्तविक समय में निगरानी के लिए IoT। ठीक है, हितधारकों के साथ सहयोग आदि देखते हैं। पहला होता है स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए मानक। तो स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स वे उत्पाद होते हैं जो आहार को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लिए, स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स वे उत्पाद होते हैं जो आहार को पूरा करने के लिए और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। FSSAI ने उन उत्पादों के लिए विशेष मानक यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, फंक्शनल फूड एंड नोवल फूड रेगुलेशंस 2016 के तहत निर्धारित किए हैं। ठीक है, मुख्य पैरामीटर की बात करें तो संरचना, इसमें विटामिन, खनिज, अमीनो एसिड, एंजाइम या अन्य स्वीकृत सामग्री होनी चाहिए।
लेबलिंग की बात करें तो सामग्री, पोषण जानकारी और स्वास्थ्य दावों का स्पष्ट लेबलिंग होती है। सुरक्षा, हानिकारक पदार्थों और संदूषकों से मुक्त होना चाहिए। स्वीकृत एडिटिव्स यानी कि केवल स्वीकृत एडिटिव्स का ही उपयोग किया जा सकता है। दावे, स्वास्थ्य दावे वैज्ञानिक रूप से मान्य और फसई द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। उदाहरण प्रोटीन पाउडर, विटामिन टैबलेट, उसके बाद ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स आदि। प्रो प्रोप्राइटरी फूड के लिए मानक, तो प्रोप्राइटरी फूड के वे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें फसई विनियमों के तहत मानकीकरण नहीं किया गया है, लेकिन ये उपभोग के लिए सुरक्षित होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अप्रूवल फॉर नॉन स्पेसिफाइड फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स रेगुलेशन 2017 के तहत अनुपालन करना होता है। मुख्य पैरामीटर सामग्री, जिसमें केवल स्वीकृत सामग्री और एडिटिव्स का उपयोग करना चाहिए। लेबलिंग की बात करें तो सामग्री सूची, पोषण जानकारी और फसई लाइसेंस नंबर के साथ उचित लेबलिंग होनी चाहिए। सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का अनुपालन करना चाहिए। स्वीकृति विपणन से पहले फसई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। उदाहरण की बात करें तो फ्यूजन फूड, अभिनव स्नैक्स और रेडी टू ईट मील्स। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है। गैर निर्दिष्ट खाद्य के लिए मानक, तो गैर निर्दिष्ट खाद्य वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो फसई विनियमों में किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत नहीं आते हैं। इन खाद्य पदार्थों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स यानी कि अप्रूवल फॉर नॉन स्पेसिफाइड फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स रेगुलेशंस 2017 के तहत अनुपालन करना होता है। मुख्य पैरामीटर, जिसमें सुरक्षा, उपभोग के लिए सुरक्षित होना चाहिए और संदूषकों से मुक्त होना चाहिए। लेबलिंग, सामग्री सूची और पोषण जानकारी के साथ उचित लेबलिंग। स्वीकृत यानी कि फसई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए नई या पारंपरिक नहीं होने वाली खाद्य उत्पाद जो मौजूदा श्रेणियों के तहत कवर नहीं होते। फोर्थ होता है ऑर्गेनिक फूड के लिए मानक। ऑर्गेनिक खाद्य वे होते हैं जो सिंथेटिक रसायनों, कीटनाशकों या जैविक रूप से संशोधित जीवों के बिना उत्पादित होते हैं। फसई ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनिक फूड्स रेगुलेशन 2017 के तहत नियंत्रित करता है। मुख्य पैरामीटर की बात करें तो प्रमाणीकरण यानी कि एनपीओपी यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन या पीजीएस इंडिया यानी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जैसे प्रमाणित निकायों से प्रमाणित होना चाहिए। लेबलिंग की बात करें तो इंडिया ऑर्गेनिक लोगो या पीजीएस इंडिया लोगो को दिखाना चाहिए। प्रतिबंधित पदार्थ, जिसमें कोई सिंथेटिक रसायन, कीटनाशक या जीएमओएस नहीं होने चाहिए। पठनीयता यानी कि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए ऑर्गेनिक फल, सब्जियां, अनाज और डेयरी उत्पाद। निर्यात केवल खाद्य के लिए मानक होते हैं, तो वे खाद्य उत्पाद जो केवल निर्यात के लिए बनाए जाते हैं उन्हें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्सपोर्ट रेगुलेशन 2020 के तहत नियंत्रित किया जाता है। इन उत्पादों को आयातक देश के मानकों का पालन करना होता है। मुख्य पैरामीटर की बात करें अनुपालन, जिसमें उत्पाद को गंतव्य देश के खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए। लेबलिंग, जिसमें आयातक देश के नियमों के अनुसार लेबलिंग आवश्यकताएं होती है। प्रमाणीकरण, HACCP, ISO 22000 या हलाल जैसे अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। निरीक्षण की बात करें तो फसई या नामित एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के अधीन होते हैं। उदाहरण स्पाइस, समुद्री खाद्य, प्रोसेस्ड फूड जो USA, EU और या मध्य पूर्व देशों को निर्यात किए जाते हैं। अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की। ऐसे कौन से कारक हैं जो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं? खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें खाद्य सुरक्षा जैविक, रासायनिक, भौतिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है जो संदूषण और स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसई इन कारकों को नियंत्रित करता है ताकि खाद्य पदार्थ सुरक्षित बने रहे। जिसमें जैविक कारक आते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव जनित संदूषण होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और परजीवी भोजन को दूषित कर सकते हैं जिससे खाद्य जनित रोग हो सकते हैं। सामान्य रोगजनक यानी कि सोलमोनेला, ई कोलाई, लिस्टीरिया, नोरोवायरस। स्रोत दूषित पानी, अस्वच्छ हाथों से भोजन तैयार करना, कच्चे या अधपके खाद्य पदार्थ। उदाहरण अनुचित रूप से संग्रहित डेयरी उत्पादों में लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस पनप सकती है जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है।
अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी या मजेदार लग रही है तो जरा चैट कमेंट में लिखो यस सर हम एफएसओ बनेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सीरियस तैयारी कर रहा है। ठीक है। रासायनिक संदूषण उत्पादन, प्रसंस्करण या भंडारण के दौरान हानिकारक रसायन भोजन में प्रवेश कर सकते हैं। कीटनाशक अवशेष, फसलों में अत्यधिक उपयोग, भारी धातुएं, शीशा, आर्सेनिक, पारा आदि जल और मिट्टी में मौजूद हो सकते हैं। खाद्य योजक जिसमें अवैध परिरक्षक, कृत्रिम रंग और स्वाद, उदाहरण औद्योगिक क्षेत्रों के पास उगाई गई सब्जियों में उच्च स्तर का शीशा हो सकता है जो स्वास्थ्य के लिए विषाक्त होता है। भौतिक संदूषण भोजन में बाहरी वस्तुएं घुसकर चोट या घुटन का खतरा पैदा कर सकती है, उदाहरण कांच या प्लास्टिक धातु के टुकड़े, पत्थर, बाल कीड़े आदि। स्रोत खराब हैंडलिंग, पैकेजिंग दोष, प्रसंस्करण त्रुटियां। उदाहरण की बात करें तो बोतल बंद जूस में टूटा हुआ कांच का टुकड़ा। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है कि बोतल बंद जूस में टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा सकता है। ये होता है फिजिकल संदूषण। ठीक है, जिसमें भोजन में बाहरी वस्तुएं घुसकर चोट या घुटन का खतरा पैदा करती है। तापमान से संबंधित समस्याएं, अनुचित भंडारण, पकाने या ठंडा करने से बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। खतरनाक तापमान क्षेत्र 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए आदर्श वृद्धि सीमा होती है। अब हम बात करते हैं अनुचित प्रशीतन की। खराब डेयरी उत्पाद, समुद्री भोजन और मांस, उदाहरण कमरे के तापमान पर अधिक समय तक रखा पका हुआ चावल बैसिलस सीरियस नामक बैक्टीरिया विकसित कर सकता है जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। क्रॉस संदूषण जिसमें कच्चे और खाद्य पदार्थों के बीच हानिकारक बैक्टीरिया का स्थानांतरण। कारण की बात करें तो कच्चे मांस और सब्जियों के लिए एक ही कटिंग बोर्ड का उपयोग होता है। ठीक है, गंदे रसोई उपकरण और सतहें, उदाहरण कच्चे चिकन से सॉल्मोनेला बैक्टीरिया ताजे सलाद तक फैल सकता है यदि सही तरीके से संभाला न जाए। खराब स्वच्छता और सैनिटेशन, भोजन को संभालते, तैयार करते और परोसते समय स्वच्छता की कमी संदूषण फैला सकती है। कारण की बात करें तो भोजन तैयार करने वालों द्वारा हाथों की सही सफाई न करना, दूषित रसोई उपकरण, उदाहरण शौचालय के उपयोग के बाद बिना हाथ धोए भोजन बनाने वाले व्यक्ति से नोरो वायरस फैल सकता है। ठीक है, कौन सा वायरस किस चीज से फैलता है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। खाद्य धोखाधड़ी और मिलावट, मुनाफे के लिए जानबूझकर खाद्य पदार्थों में मिलावट करना जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। सामान्य मिलावट जिसमें दूध, डिटर्जेंट, स्टार्च, सिंथेटिक दूध। ठीक है, मसालों की बात करें तो कृत्रिम रंग, सीसा आधारित डाई, शहद जिसमें ग्लूकोज यानी कि चीनी मिला दी जाती है, चीनी सिरप, उदाहरण कैल्शियम कार्बाइड से कृत्रिम रूप से पके आम स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण और आपूर्ति श्रृंखला कारक जिसमें खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली बाहरी परिस्थितियां। प्रदूषण जिसमें औद्योगिक कचरे से दूषित जल और वायु। जलवायु परिवर्तन जिसमें अत्यधिक मौसम की घटनाएं जो फसलों की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। आपूर्ति श्रृंखला समस्याएं, खराब परिवहन, अनुचित पैकेजिंग, उदाहरण दूषित सिंचाई जल का उपयोग सब्जी की खेती में किया जाए जो उसमें रोगजनक बैक्टीरिया आ सकते हैं। खतरे और जोखिम जिसमें खतरों के प्रकार, भौतिक, रासायनिक, जैविक खतरे और खतरों का प्रबंधन। ठीक है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस खाद्य स्वच्छता समिति के अनुसार खाद्य खतरों को या खतरे को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि खाद्य में मौजूद जैविक, रासायनिक या भौतिक एजेंट या खाद्य की स्थिति जो प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। खाद्य सुरक्षा के खतरे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। केमिकल हैजार्ड्स यानी कि रासायनिक खतरे। रासायनिक खतरे वे पदार्थ होते हैं जो खाद्य में स्वाभाविक रूप से मौजूद हो सकते हैं या उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण के दौरान जुड़ सकते हैं। ठीक है, रासायनिक खतरों के प्रकार की बात करें तो स्वाभाविक रूप से मौजूद रसायन जिसमें माइकोटॉक्सिन्स, एल्गल टॉक्सिन्स होता है, अवशेष और संदूषक, पशु चिकित्सा अवशेष, एंटीबायोटिक्स, वृद्धि उत्तेजक और कीटनाशक, भारी धातु और विषाक्त तत्व जिसमें सीसा, कैडमियम और अन्य विषाक्त धातुएं होती हैं। औद्योगिक और प्रसंस्करण रसायन जिसमें पॉली क्लोरिनेटेड, बाइफिनाइल्स, प्रिंटिंग स्याही और निषिद्ध पदार्थ होते हैं। खाद्य योजक और प्रसंस्करण सहायक पदार्थ जिसमें संरक्षक, प्रसंस्करण रसायन होते हैं। पैकेजिंग और भंडारण संदूषक जिसमें प्लास्टिसाइजर्स, इंसुलेशन सामग्री, सफाई तरल पदार्थ होते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल हैजार्ड्स यानी कि भौतिक खतरे। भौतिक खतरे खाद्य में अवशिष्ट या अवांछित ठोस पदार्थों की उपस्थिति के कारण होते हैं।
भौतिक खतरों के प्रकार जिसमें विदेशी वस्तुएं, बाल, पत्थर, प्लास्टिक, हड्डी, बीज आदि हो सकते हैं। पैकेजिंग सामग्री जिसमें प्लास्टिक और इंसुलेशन सामग्री के टुकड़े हो सकते हैं। जैविक खतरे थर्ड होता है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। पहले ही बताया 3 प्रकार के मुख्य खतरे होते हैं जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक। जैविक खतरे सूक्ष्म जीवों और उनके विषैले उत्पादों से संबंधित होते हैं जो भोजन के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैविक खतरों के प्रकार की बात करें तो सूक्ष्म जीव संदूषक जिसमें रोगजनक बैक्टीरिया, स्पोर बनाने वाले और गैर स्पोर बनाने वाले, परजीवी संदूषक, प्रोटोजोआ, परजीवी, वायरस आदि। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ की बात करें, एलर्जेंस कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो संवेदनशील व्यक्तियों में एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं। जैविक खतरे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। जैविक खतरे उन सूक्ष्म जीवों से संबंधित होते हैं जो भोजन को दूषित कर सकते हैं और इसे खाने पर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। खाद्य संक्रमण यानी कि फूड इन्फेक्शंस, जब कोई व्यक्ति ऐसे भोजन का सेवन करता है जिसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव की पर्याप्त मात्रा होती है जो शरीर में प्रवेश कर बीमारी उत्पन्न करते हैं। उदाहरण सोल्मोनेला, सोल्मोनेलोसिस, ठीक है, स्पेसिस द्वारा, लिस्टेरियोसिस द्वारा। खाद्य विषाक्तता की बात करें तो जो भोजन से पहले ही मौजूद बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के सेवन से बीमारी होती है। उदाहरण होता है स्टेफिलोकोक्कल विषाक्त, ठीक है, और बोटुलिज्म, बोटुलिज्म इससे बोलते हैं क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिज्म द्वारा। भोजन की खराबी में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड स्पॉइलेज, ठीक है, सूक्ष्म जीव भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को उपयोग करके इसे खराब कर सकते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। भोजन के घटकों का टूटना, एंजाइमी बदलाव और दुर्गंध उत्पन्न होना, खाद्य खराब होना। सामान्य खाद्य जनित रोग जनक सूक्ष्म जीव, कॉमन फूड बोर्न पैथोजेंस, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, सोल्मोनेला या सोल्मोनेला स्पेसीज होता है। उसके बाद होता है स्टेफिलोकोक्कल विषाक्त होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स या परफ्रिंजेंस खाद्य विषाक्त होता है। और बात करें लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस होता है। उसके बाद इकोले संक्रमण होता है, इकोले का पूरा नाम भी देख लीजिएगा, इंटेरोवर्ट्युलेंट इस्चीरिया कोलाई, ठीक है। उसके बाद होता है सिगिलोसिस, ठीक है, शिगेलोसिस। अन्य जैविक खतरे परजीवी, अदर बायोलॉजिकल हैजार्ड। परजीवी पैरासाइट्स, परजीवी भी खाद्य में पाए जाने वाले प्रमुख जैविक खतरों में से एक है। सामान्य खाद्य जनित परजीवी जिसमें होता है ट्रेकिनीलिया, ठीक है, सुअर के मांस में पाया जाता है। अधपका सेवन करने पर ट्राइकिनेलोसिस हो सकता है, ट्राइकिनोलोसिस, ठीक है। एनिस्केसिस यानी कि समुद्री और मीठे पानी की मछलियों में पाया जाता है। कच्चा अधपका सेवन करने पर एनिसा कीएसिस, एनिसा कीएसिस हो सकता है, ठीक है, एनिसा कीएसिस हो सकता है। परजीवी संक्रमण की रोकथाम यानी कि प्रिवेंटिंग पैरासाइट्स इन्फेक्शंस, मांस और समुद्री भोजन को उचित तापमान पर पकाना, समुद्री भोजन और शुअर के मांस उत्पादकों के लिए कड़ी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू करना। अभी जो टॉपिक बताने वाले हैं इससे अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा फोकस से पढ़िए क्योंकि ये हिस्सा आपकी सिलेक्शन की चाबी है, ठीक है। रासायनिक खतरे यानी कि केमिकल हैजार्ड, जिसमें रासायनिक खतरा किसी भी रासायनिक पदार्थ को संदर्भित करता है जो खाद्य प्रणाली में प्रवेश करके बीमारी या चोट का कारण बन सकता है। ये खतरे जानबूझकर जैसे खाद्य योजक या अनजाने में जैसे कीटनाशक या औद्योगिक प्रदूषकों से संदूषण हो सकते हैं। रासायनिक खतरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल हैजार्ड, जिसमें कृषि रसायन फसलों और पशुधन उत्पादन में उपज बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण कीटनाशक, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, फंगिसाइड्स होते हैं और हर्बिसाइड्स होते हैं। उर्वरक की बात करें तो मृदा और फसलों में मौजूद रासायनिक अवशोषक, एंटीबायोटिक्स, वृद्धि हार्मोन, पशुधन में उपयोग जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोधक हो सकता है। औद्योगिक प्रदूषण और विषैले धातु की बात करें, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड टॉक्सिक मेटल्स, भारी धातुएं और विषैले रसायन वायु, जल और मृदा के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं यानी कि भोजन में प्रवेश हो जाते हैं इस माध्यम से। उदाहरण होता है पारा, सीसा, आर्सेनिक यानी कि मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम। समुद्री खाद्य और पौधों में एकत्र होते हैं जिससे तंत्रिका तंत्र को नुकसान और गुर्दे की विफलता यानी कि किडनी फेलियर जैसी समस्या हो सकती है। प्रसंस्करण संयंत्र और उद्योग संबंधी रसायन यानी कि प्रोसेसिंग प्लांट और फैसिलिटी केमिकल्स होते हैं, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में सफाई, चिकनाई और रख रखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन होते हैं।
उदाहरण की बात करें तो कीटाणुनाशक और सफाई एजेंट, उपकरण और सतहों पर अवशेष, तेल और चिकनाई पदार्थ, खाद्य में रिसाव का खतरा, गलत तरीके से डिजाइन किए गए उपकरण, उपयोग में की गई सामग्री, संदूषित या संदूषण का जोखिम। स्वाभाविक रूप से मौजूद विषाक्त पदार्थ नेचुरली, ठीक है, नेचुरली ऑक्यूरिंग टॉक्सिन्स, कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से विषाक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो यदि सही ढंग से नियंत्रित न किए जाए तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। उदाहरण की बात करें तो टेट्रोडोटॉक्सिन्स, ठीक है, जिसमें पफर फिश में पाया जाता है ये वाला टॉक्सिन्स, जो कि घातक हो सकता है। माइकोटॉक्सिन्स की बात करें तो अनाज और प्रसंस्कृत खाद्य में फंगल संक्रमण के कारण होता है। हिस्टामिन खराब हुई मछलियों में, जिससे स्कॉम्ब्रोडेड विषाक्तता हो सकती है। अब हम बात करते हैं सिगु एटेराविश, जिसमें रीफ मछलियों में, जिसमें खाद्य जनित बीमारियां होती हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सिटॉक्सिन्स शंख सीपियों में, जिससे पक्षाघात शंख विषाक्तता हो सकती है। खाद्य रसायन और योजक यानी कि फूड केमिकल्स एंड एडिटिव्स खाद्य संरक्षण, स्वाद बढ़ाने, बनावट में सुधार के लिए उपयोग किए जाते हैं। 2500 से अधिक खाद्य योजक वर्तमान में उपयोग हैं, जिन्हें कठोर विषाक्तता परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। उदाहरण की बात करें तो धुआं, शराब, सिरका, मसाले पारंपरिक रूप से संरक्षण के लिए उपयोग होते हैं। कृत्रिम संरक्षक और फ्लेवर एजेंट प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में आम होते हैं। स्वास्थ्य जोखिम की बात करें तो अत्यधिक सेवन या अनुचित उपयोग से अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी प्रतिक्रिया और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। खाद्य एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ, फूड एलर्जेंस, ठीक है, कुछ प्राकृतिक या खाद्य घटक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकते हैं। कानूनी नियंत्रण, खाद्य एलर्जी लेबलिंग और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम FLS CPA 2004। प्रमुख खाद्य एलर्जी कारण जिसमें मिल्क होता है, किक्स होते हैं, अंडे होते हैं, मछली और शंख होते हैं, ट्री नट्स होते हैं, गेहूं होते हैं, मूंगफली, सोयाबीन आदि। पैकेजिंग संबंधित खतरों की बात करें तो पैकेजिंग सामग्री में रसायन खाद्य में प्रवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिसाइजर्स और पॉलीमर, ठीक है, लौह और स्याही अवशेष होते हैं, BPA, ठीक है, बिस्फेनॉल A प्लास्टिक बोतलों और डिब्बों में पाया जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। भौतिक खतरे यानी कि फिजिकल हैजार्ड देख लेते हैं। तो भौतिक खतरा उन विदेशी वस्तुओं को संदर्भित करता है जो खाद्य में प्रवेश कर बीमारी, चोट या असुविधा का कारण बन सकते हैं। ये संदूषक कच्चे माल, प्रसंस्करण, हैंडलिंग या पैकेजिंग के दौरान आ सकते हैं। भौतिक खतरों के प्रकार और स्रोत की बात करें तो सामग्री होती है, ठीक है, स्रोत होते हैं, और इंजरी पोटेंशियल यानी कि संभावित चोट होती है। कांच यानी कि ग्लास, बोतलें, जार, लाइट फिक्सर, गेज कवर, ठीक है, कटाव, रक्तस्राव, सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। लकड़ी की बात करें तो खेत, प्लेट, बॉक्स, इमारतें जिसमें कटाव, संक्रमण, दम घुटना। पत्थर की बात करें तो खेत, इमारतें जिसमें दम घुटना, दांत टूटना। धातु की बात करें तो मशीनरी, तार, प्रसंस्करण उपयोग जिसमें कटाव, संक्रमण, सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। कीट की बात करें तो खेत प्रसंस्करण संयंत्र, पैकेजिंग, बीमारी एवं दम घुटना। हड्डियों की बात करें तो अनुचित प्रसंस्करण, मछली, मांस, दम घुटना, आंतरिक चोट आदि। प्लास्टिक जिसमें पैकेजिंग सामग्री, दस्ताने, उपकरण, संभावित चोट, दम घुटना, पाचन संबंधी समस्याएं। भौतिक संदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं मेजर सोर्स ऑफ फिजिकल कंटामिनेंट्स, ठीक है, कच्चे माल, कृषि और कटाई, रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर एंड हार्वेस्टिंग, खेतों से आने वाले कण, पत्थर, धातु के टुकड़े, कीट, लकड़ी के कांटे आदि काटने और भंडारण के दौरान प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, प्रसंस्करण और हैंडलिंग की बात करें, प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग, मशीनों, उपकरणों से निकलने वाले कण, हड्डियां, कांच, धातु, तार, नट, बोल्ट, जंग आदि। पैकेजिंग सामग्री से निकलने वाले रेशे। भंडारण और वितरण की बात करें तो परिवहन के दौरान संदूषण, जिसमें गंदगी, कीट, पत्थर, धातु के टुकड़े। खराब भंडारण परिस्थितियों से संदूषण का खतरा बढ़ता है। तोड़फोड़ और जानबूझकर संदूषण की बात करें तो कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति जानबूझकर खाद्य में वस्तुएं मिला सकते हैं। प्राकृतिक रासायनिक संरचनाओं की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है स्टू वाइट। डिब्बाबंद समुद्री भोजन में पाया जाने वाला कठोर क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह कांच जैसा दिखता है और खाने पर दांत तोड़ सकता है। अब हम बात करते हैं एलर्जेंस की। एलर्जेंस सामान्यतः कोई हानि रहित पदार्थ होता है जो संवेदनशील व्यक्ति में तुरंत एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। खाद्य एलर्जन प्रायः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। हालांकि कुछ अन्य खाद्य घटक जैसे कुछ विशेष एडिटिव संरक्षक भी एलर्जी उत्पन्न करने वाले गुण रखते हैं।
जब ये एलर्जन शरीर में प्रवेश करते हैं तो यह खाद्य एलर्जी यानी कि फूड एलर्जी का कारण बन सकते हैं। खाद्य एलर्जी एक गंभीर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया हो सकती है, जो कुछ खाद्य घटकों के प्रति संवेदनशील का कारण होती है। खाद्य एलर्जी के सामान्य लक्षण की बात करें तो हल्की से लेकर गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है, जैसे सांस लेने में कठिनाई या घबराहट। ठीक है। पेट में ऐंठन, उल्टी, दस्त, हाइव्स, चकत्ते, एक्जिमा, गंभीर मामलों में यह जीवन के लिए खतरा भी बन सकता है। आम खाद्य एलर्जेंस, कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ अधिकांश खाद्य एलर्जी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनमें शामिल है ग्लूटेन युक्त अनाज, ठीक है, दूध और दुग्ध उत्पाद, मछली और समुद्री खाद्य पदार्थ, मूंगफली और सोयाबीन। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ हैजार्ड यानी कि खतरों का प्रबंधन। खाद्य सुरक्षा जोखिम प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत होते हैं। ठीक है। कोडेक्स अलिमेंटेरियस खाद्य सुरक्षा जोखिम प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांतों को निर्धारित करता है, जिससे मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। नीचे जोखिम प्रबंधन में अपनाए जाने वाले सामान्य सिद्धांत दिए गए। सिद्धांत 1, मानव स्वास्थ्य को प्राथमिक लक्ष्य बनाना। ठीक है। याद रखना है खाद्य सुरक्षा जोखिम प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत क्या क्या है, जिसमें सिद्धांत 1 कहता है कि मानव स्वास्थ्य को प्राथमिक लक्ष्य बनाना, जिसमें जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। स्वीकृत जोखिम स्तरों पर निर्णय स्वास्थ्य संबंधी विचारों के आधार पर होना चाहिए। अनुचित भिन्नताओं से बचना चाहिए। आर्थिक प्रभाव, तकनीकी व्यवहार्यता और सामाजिक प्राथमिकताओं जैसे अतिरिक्त कारकों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से उचित ठहराना आवश्यक है। सिद्धांत 2 की बात करें तो जोखिम प्रबंधन के लिए संरचित दृष्टिकोण, जिसमें प्रभावी जोखिम प्रबंधों के लिए संगठित और व्यवस्थित दृष्टिकोण आवश्यक है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है: जोखिम मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन विकल्पों का आकलन, निर्णयों का कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा। राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने में यह पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जबकि कोडेक्स जोखिम प्रबंधन में हमेशा कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा शामिल नहीं हो सकती। सिद्धांत 3 क्या होता है? पारदर्शिता, स्थिरता और दस्तावेजीकरण, जिसमें जोखिम प्रबंधन पारदर्शी, सुसंगत और सुव्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकृत होना चाहिए। प्रत्येक निर्णय को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए ताकि सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता बनी रहे। सिद्धांत 4 होता है संपूर्ण खाद्य श्रृंखला पर विचार। बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब। जोखिम प्रबंधन में पूरी खाद्य श्रृंखला को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल है प्राथमिक उत्पादन, प्रसंस्करण, डिजाइन, परिवहन और भंडारण, वितरण और विपणन, खाद्य तैयारी और उपभोग। इसमें घरेलू और आयातित दोनों प्रकार के खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सिद्धांत 5 कहता है जोखिम मूल्यांकन में वैज्ञानिक अखंडता बनाए रखना। जोखिम मूल्यांकन, वैज्ञानिक विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन निर्णय लेने की प्रक्रिया के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए, जिससे हितों के टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोका जा सकता है और वैज्ञानिक सटीकता बनी रहती है। हालांकि जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन के बीच समन्वय आवश्यक है ताकि उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग सुनिश्चित किए जा सके। सिद्धांत 6 होता है जोखिम में क्षेत्रीय भिन्नताओं को संबोधित करना। विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य खतरों और उपलब्ध जोखिम प्रबंधन उपायों में अंतर हो सकता है। जोखिम प्रबंधकों को जोखिम मूल्यांकन में अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। यदि जोखिम अनुमान अत्यधिक अनिश्चित है तो कड़े जोखिम प्रबंधन उपाय लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। सिद्धांत 7 कहता है हितधारकों के साथ प्रभावी संचार। स्पष्ट और परस्पर संवादात्मक संचार पूरे जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में आवश्यक है। जोखिम संचार यानी कि रिस्क कम्युनिकेशन केवल जानकारी साझा करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें उपभोक्ताओं, खाद्य हित उद्योग हितधारकों और नियामकों को से फीडबैक प्राप्त करना भी शामिल होना चाहिए। इससे सभी दृष्टिकोणों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। सिद्धांत 8 होता है सतत निगरानी और समीक्षा, जिसमें जोखिम प्रबंधन एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है जो नए डेटा के आधार पर बदलती रहती है। निर्णयों को समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि वे खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों को प्रभावी रूप से पूरा कर सके। निगरानी गतिविधियों को लागू किया जाना चाहिए जिससे जोखिम प्रबंधन उपायों के प्रभावों का आकलन किया जा सके और आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सके। अब हम देखते हैं प्रारंभिक जोखिम प्रबंधन गतिविधियां।
ठीक है, ये सारे सिद्धांत जो आपको 8 बताए गए हैं, अपने एक नोटबुक पेन लीजिए और एक पेज पर उनकी जो भी हेडलाइंस है वो नोट कीजिए ताकि आगे चलकर दोबारा रिवीजन हो सके। प्रभावी खाद्य सुरक्षा जोखिम प्रबंधन एक संरचित दृष्टिकोण का पालन करता है। नीचे जोखिम प्रबंधन निर्णय लेने की प्रक्रिया के मुख्य प्रारंभिक चरण दिए गए हैं, जिसमें चरण 1 कहता है खाद्य सुरक्षा समस्या की पहचान और वितरण, जिसमें खाद्य सुरक्षा समस्या को स्पष्ट रूप से पहचाना और परिभाषित किया जाना चाहिए। जोखिम प्रबंधकों, जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं, उपभोक्ताओं और उद्योग हितधारकों के बीच संपूर्ण जानकारी साझा की जानी चाहिए। पहचान का कार्य जोखिम प्रबंधकों को द्वारा या विभिन्न हितधारकों के सहयोग से किया जा सकता है। चरण 2 जोखिम प्रोफाइल विकसित करना, जिसमें जो रिस्क प्रोफाइल खाद्य सुरक्षा चिंताओं का संरचित अवलोकन प्रदान करती है। इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। जोखिम खाद्य वस्तु संयोजन, किसी खाद्य उत्पाद से जुड़े विशिष्ट खतरे की पहचान है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव, स्वास्थ्य जोखिमों की गंभीरता और प्रसार का विवरण है। खाद्य उत्पादन और उपभोग पैटर्न, खाद्य प्रसंस्करण, वितरण और खपत की प्रक्रिया का विश्लेषण है। व्यापार कारक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय समझौतों और बाजारों प्रभावों पर विचार करता है। जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकताओं की बात करें तो यह प्रश्नों को परिभाषित करता है। ज्ञान अंतराल, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां और अधिक शोध की आवश्यकता हो। चरण 3 व्यापक जोखिम प्रबंधन लक्ष्य निर्धारित करना, जोखिम प्रोफाइल के आधार पर प्रबंधक खाद्य सुरक्षा समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वे यह निर्णय लेते हैं कि क्या आधिकारिक जोखिम मूल्यांकन यानी कि फॉर्मल रिस्क असेसमेंट आवश्यक है या अन्य वैकल्पिक उपायों को अपनाया जा सकता है। चरण 4 जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता पर निर्णय लेना, जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। जोखिम की गंभीरता और अनिश्चितता, सामाजिक मूल्यों में मतभेद, जन स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थितियां, व्यापार पर प्रभाव। यदि तत्काल जोखिम मौजूद है तो जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने तक अंतरिम नियामक उपाय लागू किए जा सकते हैं। कुछ मामलों में औपचारिक जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती और खाद्य सुरक्षा समस्याओं का समाधान जल्दी किया जा सकता है। चरण 5 जोखिम मूल्यांकन नीति स्थापित करना, जिसमें नीति को जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं के साथ मिलकर विकसित किया जाना चाहिए। यह पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकृत होनी चाहिए। नीति में निम्नलिखित तत्व शामिल हो। जोखिम मूल्यांकन का दायरा, संभावित जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र, समय अवधि। ठीक है। चरण 6 जोखिम मूल्यांकन का कार्य सौंपना, एक बार जब जोखिम मूल्यांकन आवश्यक माना जाता है तो जोखिम प्रबंधकों को विशेषज्ञों की एक टीम गठित करनी चाहिए जो इस मूल्यांकन को संचालित करे। जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं और प्रबंधकों के बीच संवाद इतना होना चाहिए कि लक्ष्य स्पष्ट हो लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया स्वतंत्र बनी रहे। चरण 7 क्या कहता है तो जोखिम मूल्यांकन के परिणामों पर विचार करना, जोखिम प्रबंधकों को मूल्यांकन के निष्कर्षों की गहराई से समीक्षा करनी चाहिए ताकि वे निष्कर्षों की मजबूती और कमजोरियों को समझ सके, परिणामों की व्याख्या हितधारकों के लिए स्पष्ट रूप से कर सके, जोखिम अनुमान में अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता का आकलन कर सके, मुख्य धारणाओं को पहचाने और समझे कि वे परिणामों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। चरण 8 खाद्य सुरक्षा समस्याओं को रैंक करना और प्राथमिकताएं तय करना। खाद्य सुरक्षा जोखिमों को उनकी जनस्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव के आधार पर रैंक किया जाता है। इसमें संसाधनों को प्रभावी आवंटन सुनिश्चित किया जाता है ताकि कुल खाद्य जनित जोखिमों को कम किया जा सके। विभिन्न खाद्य श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग सापेक्ष या पूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट हो सकती है। खाद्य हैंडलिंग के दौरान कुछ प्रमुख सावधानियां। ठीक है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी आवश्यक है। कौन कौन सी? तो इसमें आता है पहला व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरा आता है स्वच्छ पानी और बर्तन का उपयोग, सामग्री की धुलाई और सफाई, उचित पकाने और भंडारण के उपाय, खाद्य हैंडलिंग और स्वास्थ्य और स्वच्छता, दूषित या खराब भोजन से बचाव, विश्वसनीय स्रोतों से खरीदारी करें, उत्पादन और भंडारण मानकों का पालन करें। अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं साफ सफाई परिचय, संदूषण के स्रोत, उनका नियंत्रण, अपशिष्ट निपटान, कीट और कृंतक नियंत्रण, कार्मिक स्वच्छता। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, ठीक है, टॉपिक सारे हो चुके हैं। पार्ट 1 यूनिट 6 का कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 के अंतर्गत पूरी यूनिट कवर करवा दी जाएगी। ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो। ठीक है।
जय हिंद, जय भारत।